नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान वाले टॉपिक को हमने शुरू किया था। अगर आपने शुरुआत से देखा होगा तो जलवायु विज्ञान में सबसे पहले वाला हम पार्ट पढ़ रहे थे, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल वाले टॉपिक की हम चर्चा कर रहे थे और इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटक है पृथ्वी का। अब वायुमंडल की हमने बात करें तो वायुमंडल को हमने 3 पार्टों में विभाजित किया था। एक तो वायुमंडल के कार्यों की हम बात कर रहे थे, जो हम चर्चा कर चुके हैं कार्य के बारे में। फिर हम बात कर रहे थे वायुमंडल के संगठन की बात कर रहे थे, और लास्ट क्लास का वीडियो देखा होगा तो वायुमंडल में संगठन में कुछ गैसों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे हमने बात कर ली नाइट्रोजन गैस के बारे में, हमने बात कर ली ऑक्सीजन गैस के बारे में, हमने बात कर ली आर्गन गैस के बारे में, हमने बात कर ली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, और फिर हमने बात कर ली थी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बारे में। तो इतनी गैसों के बारे में हम कुछ चीज़ें जान चुके हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये वायुमंडल के संगठन में भी आपकी आती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बाकी गैसों की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे किसकी, वायुमंडल की संरचना की भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से हम जानेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, संगठन की, और इसमें यहाँ तक हम गैसें कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने पिछली क्लास का वीडियो देखा होगा तो हाइड्रोजन गैस तक हम इसको कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम आगे की गैसों की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के बाद एक गैस आपकी आती है जिसको हम बोलते हैं हीलियम गैस। क्या कहलाती है, हीलियम गैस कहलाती है। और हीलियम गैस की देखिए हम बात करें तो हीलियम गैस को He से डिनोट किया जाता है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी पर तो कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अक्रिय गैसों में ये आती है। ठीक है, तो इसकी कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखें, ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर, ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, तो ध्यान रखें, हाइड्रोजन के बाद हीलियम क्या है, ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखें तो ध्यान रखें, ये क्या है, एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। ठीक है, और नेक्स्ट लिख लेना, दूसरी सबसे हल्की गैस है, दूसरी सबसे हल्की गैस, दूसरी सबसे हल्की गैस है। तो सबसे हल्की गैस के बारे में हम जान चुके हैं कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा हल्की गैस है हीलियम गैस। ठीक है, और इसकी एक और विशेषता है, कभी कभार साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाते हैं गैस का, ऑक्सीजन का, उसमें उसके साथ कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो गैस कौन सी है, हीलियम गैस होती है। तो हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर दूसरी हल्की गैस के रूप में जानी जाती है हीलियम गैस। तो हीलियम गैस के बारे में एक और लिख लें, इसका प्रयोग पर्यटक गुब्बारों, टूरिस्ट बैलून तथा
हवाई जहाज के टायरों, हवाई जहाज के टायरों में किया जाता है। तो जो टूरिस्ट बैलून आपने देखे होंगे, इस तरह से बड़े बड़े गुब्बारे कभी कभार दिखाई देते हैं, ठीक है, नहीं तो टीवी में तो दिखाई देते ही हैं। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती है। तो इसमें जो गैस भरी जाती है वो ध्यान रखना हीलियम गैस भरी जाती है और यहाँ पर आग जलती रहती है, यहाँ पर आग जलाई जाती है इस जगह पर। इससे क्या होगा, आग जलेगी तो गैस गर्म होगी और गैस गर्म होने के बाद क्या होती है, हल्की होगी और हल्की होगी तो ऊपर उड़ता ये रहेगा। तो गुब्बारा इसी वजह से ऊपर की तरफ उड़ता चला जाता है। अगर यहाँ हीलियम की जगह हाइड्रोजन गैस भर दें और इसको गर्म कर दें तो क्या होगा, ये बम बन जाएगी, फट जाएगा। तो ध्यान रखें, इसी वजह से यहाँ क्या करते हैं, हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, ना कि हाइड्रोजन गैस का। तो ये पॉइंट थोड़े से ध्यान रखें, किसके संबंध में, हीलियम गैस के संबंध में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात करें हम आगे कुछ और गैसों की, जैसे कि एक और गैस है जिसको हम बात करते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस तो ध्यान रखना बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ये बहुत कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अगर मात्रा की बात करें तो ध्यान रखना ओजोन गैस 0.00000 मतलब 5 जीरो लगा दीजिए, ये तो 6 हो गई, 5 जीरो लगा के यहाँ पर लिख दिए 5 या 4 लिखिए, सॉरी 4, इतना भाग में ये केवल पाई जाती है, ठीक है। तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें ओजोन गैस। तो ओजोन गैस बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, लिख लेते हैं पॉइंट वाइज इसके बारे में क्या विशेषता है। तो पहली चीज तो ध्यान रखें, ओजोन गैस, ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, O3 बोलते हैं, ठीक है, O3 बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लें, ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा, ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा मतलब 90% समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस का 90% भाग इसी भाग में पाया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ओजोन गैस वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है, तो ये परत कौन सी है, समताप मंडल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें इसके बारे में। उसके बाद हम बात करें अगला पॉइंट ओजोन गैस के बारे में ही। तो ओजोन गैस आप जानते ही हैं क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित
करती है। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है ओजोन गैस। इसी वजह से ध्यान रखना, और पराबैंगनी किरणें मैंने आपको शायद बताया भी था कि पराबैंगनी किरणें क्या करती है, बहुत हानिकारक है, जो फ्लोरा और फौना दोनों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। जंतु जगत और वनस्पति जगत दोनों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल की सुरक्षा परत बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लें, आगे अगला पेज पर लिख लेते हैं। ध्यान रखें, तो ओजोन गैस, ध्यान रखना, लिख लेना, ओजोन गैस को, ओजोन गैस को प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है, जैव मंडल की सुरक्षा परत, जैव मंडल की सुरक्षा परत कहते हैं। ठीक है, तो जैव मंडल की सुरक्षा परत कहलाती है कौन सी, ओजोन गैस। तो ये ओजोन गैस क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और पराबैंगनी किरणें धरती पर आती हैं तो मैंने आपको बताया भी होगा कि ये जीव जंतुओं को, जैसे अगर मनुष्य के ऊपर ये किरणें पड़ती हैं तो मनुष्य को त्वचा के कैंसर हो जाते हैं, आँखों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, या अगर ये समुद्र में पड़ती हैं तो समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे मछली के लार्वा। और मछली के लार्वा को अगर ये नष्ट करेगी तो सिंपल सी बात है, मछली के लार्वा नष्ट होगा तो समुद्र में मछलियों की संख्या कम होगी, तो बाकी जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है वो पूरी तरह से क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त आपका हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में सारे के सारे घटक एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, और उनमें से अगर कोई भी एक घटक निकल जाता है तो वो बाकी सब पे प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, अगर जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र से अगर आपने एक भी पॉइंट को हटा दिया, एक भी जीव को हटा दिया, या चूहों को ख़त्म कर दिया, या खरगोश को हटा दिया, या हिरणों को हटा दिया, या आपने शेरों को हटा दिया, तो आपके पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही क्या होगा, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्थितियाँ इसमें बनती है। तो यहाँ पर समुद्र में ये मछली के लार्वा को नुकसान पहुँचाती है, और फसलों की बात करें तो कमज़ोर ऊतकों वाली जो फसलें होती हैं उनको नष्ट करने का भी ये काम करती है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए इसको बोला गया है द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर, जैव मंडल की सुरक्षा परत इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और नेक्स्ट लिख लें यहाँ पर, ओजोन छिद्र या ओजोन होल का सर्वप्रथम पता सर्वप्रथम पता 1985 में गार्डनर तथा फोरमैन द्वारा लगाया गया। फोरमैन द्वारा लगाया गया। तो गार्डनर और फोरमैन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका पर, ये छिद्र कहाँ पर देखा गया, सबसे पहले ये जो छिद्र है ये अंटार्कटिका पर देखा गया, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका पर ये छिद्र सबसे पहले देखा गया फोरमैन और गार्डनर के द्वारा। तब इन्होंने पता लगाया कि ये तो बहुत घातक हो सकता है और ये नुकसानदायक, ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं होता है, ये कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे,
या ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों पर ही सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोगों के स्किन में इतना ज़्यादा मेलानिन होता है कि वो पराबैंगनी किरणों को भी अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो वाइट स्किन वाले लोग हैं, गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, वो इसको नहीं झेल पाते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा। तो जो यूरोप में आप देखोगे, कनाडा, यूएसए या जो ठंडे प्रदेश वाले हैं, वहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा कैंसर आपको का जो केस बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? यही यूवी रेडिएशन है। तो पराबैंगनी किरणें बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं मानव के लिए भी। तो ये इन्होंने जब पहली बार पता लगाया तो मैंने आपको बताया भी था। फिर इसके बाद क्या किया गया? विश्व समुदाय के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 16 सितंबर 1987। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको हम बोलते हैं विश्व ओजोन सम्मेलन। तो विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया 16 सितंबर को। इसी वजह से ध्यान रखें, 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस। तो वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लें इसके बारे में, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लेते हैं, तो लिख लें यहाँ पर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर तथा अन्य शीतलकों से निकलने वाली CFC गैस सर्वाधिक मात्रा में O3 को तोड़ती है। तो सबसे ज़्यादा ओजोन गैस को नुकसान कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है ये मैंने आपसे बात की थी पहले, ठीक है। तो CFC क्या करता है? तो ध्यान रखना यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, एक CFC का अणु एक लाख ओजोन गैस के अणुओं को, ओजोन गैस के अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है, तोड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये स्थिति है, ध्यान रखना, ये पॉइंट आपका पूछा भी जाता है। तो CFC मैंने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ही इसको बहुत ज़्यादा निम्न तापमान मिलता है, 0.50 से -50 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर CFC पहुंचती है तो इसमें से क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है, और इससे फ्लोरीन अलग हो जाता है। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन क्या करता है कि जो O3 जो टूटती है, O3 टूटने के बाद एक तो O2 बन जाता है और एक नवजात ऑक्सीजन बनती है, नेसेंट ऑक्सीजन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्लोरीन आपकी फ्री होती है, क्लोरीन जुड़ जाती है किसके साथ? नवजात ऑक्सीजन के साथ। ये क्या बना देता है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाती है।
फिर ClO फिर से जुड़ जाता है, तो यहाँ पर ClO यहाँ पर जुड़ जाता है किसके साथ, एक और नवजात ऑक्सीजन के साथ, तो क्लोरीन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, फिर जाके ये जुड़ जाता है। तो निरंतर ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी वजह से ध्यान रखना, और जो बाद में टूटकर ओजोन बननी चाहिए वो जुड़कर ओजोन में परिवर्तित नहीं हो पाती है, क्योंकि क्लोरीन उसको ऑक्सीजन में निरंतर परिवर्तित करता ही रहता है। तो ये स्थिति बनती है इसको लेकर। तो ध्यान रखें, ये पॉइंट आपके ओजोन गैस से संबंधित है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें जान ली। तो ये ओजोन गैस की विशेषता ध्यान रखना, बहुत एग्जाम में पूछी भी जाती है। अब देखिए कुछ और गैसों की बात कर लेते हैं। ओजोन गैस के अलावा ध्यान रखना एक और हरितगृह गैस है, जिसको हम बोलते हैं CH4। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन गैस बोलते हैं, मीथेन गैस। अब मीथेन गैस की देखिए बात करें तो पहली चीज, मीथेन गैस के नाम से ही प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। मीथेन गैस का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है, बायोगैस में इसका उपयोग होता है। ये भी पूछा जाता है कि मीथेन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो धान के खेतों में, धान के खेतों से सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है, गोबर से निकलने वाली गैस कौन सी है, या जुगाली करने वाले जानवरों के से कौन सी गैस निकलती है, तो ये गैस कौन सी है, मीथेन गैस ही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब आपका 1987 में 1987 में जो मॉन्ट्रियल का सम्मेलन हुआ था, जिसमें सारे विश्व के समुदाय के देशों को बुलाया गया था और ये कहा गया था कि निरंतर ओजोन गैस को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बहुत कम कर देना है, नहीं तो ओजोन गैस परत आपकी नुकसान होती रहेगी। तो जो उसमें विकासशील देश से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा है किसका, विकसित देशों का। विकसित देशों में घर घर में AC लगे हैं, शीतलक लगे हुए हैं, या वहाँ पर डीप फ्रीजर्स होते हैं। बहुत चीज़ों को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए ये मान लीजिए कि फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर बड़े बड़े वहाँ पर गोदाम होते हैं, जहाँ पर माइनस तापमान में रखा जाता है सारी की सारी खाने की वस्तुओं को या अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं। तो वहाँ पर भारी मात्रा में ऐसे शीतलक हैं। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश चीन है, फिर अमेरिका है, तो फिर आपका यूरोपीय संघ है। तो ये देश सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन कर रहे थे CFC का, और इल्ज़ाम लगा रहे थे किन पर, विकासशील देशों पर। तो विकासशील देशों ने कहा कि हम तो अभी अपने लोगों का जीवन स्तर में सुधार करेंगे, अभी तो हम लोगों को घर घर में फ्रिज दे ही नहीं पा रहे हैं, AC दे नहीं पा रहे हैं, तो जब जीवन स्तर में सुधार होगा तो हम अभी से कैसे ये सारी प्रक्रिया को रोक दें। तो वहाँ पर फिर इन्होंने क्या किया, मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि 1992 के अंदर इन्होंने क्या किया, पृथ्वी सम्मेलन किया। और पृथ्वी सम्मेलन में आप देखेंगे जो रियो डी जेनेरियो के अंदर 21 सूत्रीय कार्यक्रम इनका हुआ, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, विकासशील देशों को बहलाने फुसलाने की बात की। इन्होंने विकासशील देशों को एक दूसरे तरीके से इसमें शामिल करने की बात की। क्यों? इन्होंने कहा कि देखिए CFC केवल जिम्मेदार नहीं है ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाने के लिए, मीथेन गैस भी इसके लिए उत्तरदायी है। और मीथेन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है, धान के खेतों से निकलती है, और गाय भैंस के गोबर से मीथेन गैस ही निकलती है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जानवर पाले कहाँ जाते हैं, भारत में और पाकिस्तान में लाइव स्टॉक सबसे ज़्यादा है। धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, दक्षिण एशिया में या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंदर ही धान की खेती होती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए या तो आपको धान की खेती बैन करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका नुकसान होगा। तो इस तरह से जो विकासशील देश थे उनको भी ज़बरदस्ती इन सम्मेलनों में शामिल किया गया, जबकि वो ज़्यादा उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ना तो उनके यहाँ इतने ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है और ना ही उतना ज़्यादा वहाँ पर वो CFC का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन धकेलना था, शामिल करना था, अमीर देशों को अपनी तकनीकी को भी बेचना था। तो ये एक वैश्विक आपका सिस्टम आपका चलता है। ठीक है, तो ये जो आपकी मीथेन गैस है
यहाँ से कई बार प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो ये एक हरित गृह गैस के रूप में भी जानी जाती है। तो कई से इसके नाम हैं, जैसे मीथेन गैस को ध्यान रखना, इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। हरित गृह गैस कहलाती है। मीथेन गैस को ध्यान रखना मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी कहलाती है। मीथेन गैस को ही बायोगैस भी बोलते हैं, बायो गैस भी इसको कहा जाता है। और मीथेन गैस को भी ध्यान रखना गोबर गैस भी इसको बोलते हैं, गोबर गैस भी इसको कहा जाता है। और मीथेन गैस को भी ध्यान रखना धान के खेतों की गैस भी कहा जाता है, धान के खेतों की गैस या पैडी फील्ड गैस। पैडी फील्ड गैस भी इसको बोल देते हैं। और ध्यान रखना मीथेन गैस जुगाली करने वाले जानवरों, जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा भी उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह से मीथेन गैस आपकी है। और हर तरह से प्रश्न आपका पूछा भी जाता है। कभी कभार सीधा भी पूछ लेते हैं कि मार्स गैस किसे कहते हैं, या धान के खेतों में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, या जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से कौन सी गैस निकलती है। तो ये सारी की सारी कौन सी है, मीथेन गैस ही है। क्योंकि जुगाली करने वाले जानवरों की जो पेट में की जो आंतें होती हैं, उसमें भोजन के फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए क्या होती है, मीथेन गैस निकलती है। तो ये ध्यान रखें किसके बारे में विशेषताएं हैं, मीथेन गैस के बारे में सारी चीज़ें आपने जान ली। अब देखिए बात करें हम आगे कुछ और गैसों के बारे में। जैसे मैंने आपको बताई थी कुछ अक्रिय गैसें और पाई जाती हैं। तो अक्रिय गैसें यहाँ पर जो पाई जाती हैं, उन अक्रिय गैसों में तो हम बात कर भी चुके हैं, आर्गन की जो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अक्रिय गैसों में क्रिप्टॉन गैस है, ठीक है, नियॉन गैस है और जीनॉन गैस है, जीनॉन। तो जो जीनॉन गैस है इसको, ये सबसे कम अक्रिय है, इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेंजर्स गैस भी बोलते हैं। तो स्ट्रेंजर्स गैस किसे कहा जाता है, तो ये गैस कौन सी होगी, जीनॉन गैस होगी, अजनबी गैस इसको बोलते हैं, अजनबी गैस। मतलब किसी से कोई बातचीत या क्रियाशील नहीं होती है, अजनबी किसी से बात नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अजनबी गैस भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और गैस को हम ध्यान रखें, एक और महत्वपूर्ण गैस है जिसको बोलते हैं रेडॉन गैस, रेडॉन गैस। तो देखिए रेडॉन गैस, अगर गैसों में पूछा जाए कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो ध्यान रखना सबसे भारी गैस कहलाती है रेडॉन गैस। और कई तरीके से इससे एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा गया है। कैसे पूछा गया है, पहली चीज़ तो पूछ लेते हैं कि रेडॉन गैस निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो रेडॉन गैस भारी होने के कारण ध्यान रखना ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये क्या करती है, ये मिट्टी में बैठ जाती है, मृदा में या सतह पर आपकी पाई जाती है। तो भूपृष्ठ में ये सतह पर या मृदा के अंदर पाई जाने वाली गैसों में है। तो एक तो प्रश्न आपका ये बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आप लगा दीजिए रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। या दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा
कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदा में पाई जाती है। तो मृदा में या मिट्टी में पाई जाने वाली गैस भी कौन सी होगी, रेडॉन गैस होगी। और ये गैस अगर मृदा में पाई जाएगी, मतलब सतह पर सबसे नीचे पाई जाएगी, साधारण परिस्थितियों में, आप देखिए जनरल कंडीशंस में, साधारण परिस्थितियों में ये गैस वायुमंडल में पाई नहीं जाती है। साधारण परिस्थितियों में ये गैस वायुमंडल में नहीं पाई जा रही है, लेकिन जमीन के अंदर से अगर कोई कंपन पैदा होता है, कोई वाइब्रेशन पैदा होती है, तो ये गैस तेजी से क्या होगी, भाई है तो गैस ही, उछलकर कहाँ जाएगी, वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगी। और वायुमंडल में अगर ये गैस आएगी, सामान्य परिस्थितियों में ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, लेकिन अचानक इसकी मात्रा में वृद्धि होती है, तो ये किसका संकेत है, ये ध्यान रखना भूकंप के आने का संकेत भी देती है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूकंप के आने के संकेत के रूप में जानी जाती है, तो वो गैस कौन सी होगी, रेडॉन गैस होगी। तो ये रेडॉन गैस की कुछ विशेषताएं हैं, इसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। जैसे पहला लिख लीजिए, वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। नेक्स्ट लिख लेना, मृदा में पाई जाती है। तो ये मृदा में पाई जाती है, ये भी इसकी विशेषता है। दूसरा इसके बारे में अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सामान्य परिस्थितियों में रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, लेकिन वायुमंडल में इसकी मात्रा में अचानक वृद्धि भूकंप के आने का संकेत है। भूकंप के आने का संकेत है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो भूकंप के आने का संकेत देती है कौन सी, रेडॉन गैस। जैसे मान लीजिए ये स्थल भाग है और ये मृदा है, ठीक है, तो ये गैस मृदा में पाई जा रही है, ये गैस यहाँ पर मौजूद है। सामान्य परिस्थितियों में ये बिल्कुल इस तरह से पाई जा रही है, ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ से कोई वाइब्रेशन होती है, अंदर की तरफ से कोई हलचल पैदा हो जाती है, या कोई कंपन पैदा होता है, किसी भी भूगर्भिक क्रिया के कारण कंपन पैदा हो सकता है, तो ये गैस उछलकर कहाँ जाती है, वायुमंडल में आ जाती है। और वायुमंडल में अगर रेडॉन गैस अचानक मात्रा इसकी बढ़ जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, भूकंप के आने का संकेत भी देती है। तो ये इस तरह से गैसों के बारे में हमने जान लिया, वायुमंडल के संगठन के बारे में। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर और पूछी जाती हैं। सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के संगठन के कौन से घटक जो हैं वो अस्थिर घटक हैं या कौन से स्थिर घटक हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए जान लें, वायुमंडल के संगठन की हम बात कर रहे हैं। तो वायुमंडल के संगठन में कुछ स्थिर होते हैं, कुछ अस्थिर होते हैं। स्थिर घटक और ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है अस्थिर घटक। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्थिर घटकों की बात होती है तो वायुमंडल में स्थिर घटक कौन हो जाएगा? स्थिर घटकों में ध्यान रखना कौन है? नाइट्रोजन है। स्थिर घटकों में कौन है? ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है? स्थिर घटकों के रूप में है। लेकिन अस्थिर घटक कौन हो जाएंगे? आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे क्या बोलते हैं उसको, जल वाष्प। जल वाष्प की मात्रा घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। और ओजोन है, ओजोन गैस की मात्रा क्या है? घट रही है। जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैसे हैं? स्थिर घटक है। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी बनती है। तो वायुमंडल के अस्थिर घटक कौन कौन से हैं और वायुमंडल के स्थिर घटक कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के घटकों में अस्थिर घटकों का नाम बताइए। तो जलवाष्प कैसा है? अस्थिर है, ज़्यादा भी होता है, कम भी हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं घट बढ़ भी रही है, घट भी सकती है। और ओजोन गैस तो घट ही रही है। लेकिन अगर CFC हम कम कर देंगे उत्पादन करना, तो इसकी मात्रा में क्या होगी? वृद्धि भी हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो स्थिर और अस्थिर घटकों को आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जलवाष्प के बारे में। थोड़ा सा जलवाष्प के बारे में हम बात कर लें तो क्या क्या पॉइंट आपके जलवाष्प से बन सकते हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं। जलवाष्प ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जलवाष्प, वाटर वेपर। ठीक है, तो वाटर वेपर की क्या हम बात करें तो ध्यान रखें, पहली चीज तो ध्यान रख लें, वायुमंडल का एक अस्थिर घटक है। अस्थिर घटक है। ठीक है, अब जलवाष्प की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? अब देखिए जलवाष्प, अगर जलवाष्प क्या करता है, एक तरह से कंबल की तरह काम करता है। पृथ्वी का जो मैंने बताया कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों में एक जलवाष्प भी होता है। तो जलवाष्प क्या करता है कि जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करता है। तो ये ध्यान रखें, ये क्या करता है? पृथ्वी के ऊपर एक कंबल की तरह काम करता है। तो पृथ्वी का अगर कंबल कहा जाए तो वो किसको हम बोलेंगे? जल वाष्प को बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगला पॉइंट लिख लें, जल वाष्प। जल वाष्प को पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं। पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं क्योंकि यह पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित कर ताप वृद्धि में सहायक होता है। ताप वृद्धि में सहायक होता है।
ठीक है। अगला पॉइंट हम बात करें यहाँ पर जलवाष्प के में, अगर जलवाष्प नहीं होगा तो आपको पता है क्या लगता है, आपको बरसात होगी या कोई मौसमी घटना होगी, तो बादल, बिजली या आंधी तूफान, ये सारी की सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो किसके कारण हो रही हैं, जलवाष्प के कारण हो रही हैं। तो ध्यान रखना, जलवाष्प की सहायता से, जलवाष्प की सहायता से समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। तो सारी की सारी मौसमी घटनाएं जो है वो किसके कारण है, और मौसमी घटनाएं आप जानते ही हैं, बादल बनना, बारिश होना, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें अगला पॉइंट, जलवाष्प के संघनन से, जलवाष्प के संघनन से, कंडेंसेशन से, संघनन से वर्षा होती है, ठीक है। तो वर्षा किसके कारण होती है, जलवाष्प संघनित होता है, बादल बनते हैं और उसी से हमको क्या होता है, जल प्राप्त होता है, वर्षा हमको मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें आगे, तो ध्यान रखना, जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण पर निर्भर करती है, वाष्पीकरण पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जलवाष्प की मात्रा किस पर निर्भर करती है, वाष्पीकरण पर, मतलब वाष्पीकरण जितना ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण एवोपोरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, जलवाष्प पाया जाएगा, जलवाष्प उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और वाष्पीकरण ज़्यादा कब होगा, जहाँ पर सौर विकिरण ज़्यादा होगा, सौर विकिरण, सौर विकिरण जहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होगा वहीं पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पृथ्वी की, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है और आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। सूर्य हालांकि उत्तरायण और दक्षिणायन भी होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा सूर्य प्राप्त होगा, तो भूमध्य रेखा के आसपास आप देखेंगे जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है और सौर विकिरण इस तरह से फैल रहा है, तो इस भाग पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, जबकि इसकी तुलना में ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें कैसी हो जाएंगी, तिरछी किरणें हो जाएंगी। ये स्थिति आपकी बनेगी। तो यहाँ पर आपको पता है इवोपोरेशन ज़्यादा होगा तो इस क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, जबकि ध्रुवों पर जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जलवाष्प अधिक होगा जबकि ध्रुवों पर जलवाष्प कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि वाष्पीकरण भी यहाँ पर कम होगा। तो जलवाष्प ध्यान रखना किस पर निर्भर करता है, सूर्य से पड़ने वाली किरणों पर। तो सौर विकिरण जहाँ भी जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर ध्यान रखना जलवाष्प।
तो भूमध्य रेखा के आसपास में ये स्थिति सबसे ज़्यादा होगी, जबकि ध्रुवों पर वाष्पीकरण आपका कम होगा, क्योंकि वहाँ पर तापमान कम रहता है। तो तापमान ज़्यादा, वाष्पीकरण ज़्यादा, और वाष्पीकरण ज़्यादा तो जलवाष्प भी ज़्यादा, और जलवाष्प भी ज़्यादा होगा तो बरसात भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी वजह से भूमध्य रेखा के आसपास आप देखेंगे वर्षा ज़्यादा होती है, जबकि ध्रुवों की ओर वर्षा कम होती चली जाती है। तो ध्यान रखना, अगर प्रश्न आपका ऐसे स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ध्रुवों से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है या वृद्धि आती है, तो ध्यान रखना भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लें, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प में निरंतर कमी आती है। निरंतर कमी आती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर जलवाष्प कितना हो जाता है, लगभग 4% तक पहुंच जाता है, लेकिन ध्रुवों तक ये कितना हो जाता है, 0% हो जाता है। तो जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक ध्यान रखना ध्रुवों पर होती है, और सबसे कम मात्रा जो है वो, ठीक है, ध्यान रखना ये आपकी होती है ध्रुवों पर। ठीक है, तो ये तो आप जलवाष्प के बारे में एक दो पॉइंट यहाँ पर और जान लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जलवाष्प जो सूर्य के चारों तरफ जो प्रभामंडल बनता है, हैलो जिसको कहा जाता है, वो किसकी सहायता से बनता है, वो जलवाष्प की सहायता से ही बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कुछ प्राकृतिक घटनाएं जैसे इंद्रधनुष, या हैलो, HALO हैलो, या प्रभामंडल का बनना। जलवाष्प पर निर्भर करता है, जलवाष्प पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जलवाष्प पर ही निर्भर करता है प्रभामंडल। जो आप देखा होगा, प्रभामंडल अगर बनता है तो ये आगे जाके भारी वर्षा का संकेत देता है। तो सीधा सीधा मतलब है, जब प्रभामंडल जलवाष्प के कारण ही बन रहा है, तो जलवाष्प से ही क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, जल प्राप्त होता है। या जब आपने देखा होगा बरसात के तुरंत बाद सूर्य निकल आता है, तो उसके कारण इंद्रधनुष बन जाता है। तो ये भी किसके कारण बन रहा है, जलवाष्प के कारण ही बनता है। और एक और पॉइंट यहाँ पर हम नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है, जलवाष्प से संबंधित में ही। ठीक है, तो ध्यान रखने, वायुमंडल में 90% जलवाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा अधिकतम कहाँ पर होगी, 8 किलोमीटर तक ही होती है।
तो जलवाष्प की मात्रा ध्यान रखना 8 किलोमीटर तक ही पाई जाती है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखें। और नेक्स्ट लिख लें, वायुमंडल में जल वाष्प का संतुलन, जल वाष्प का संतुलन जल चक्र द्वारा होता है। जल चक्र या वाटर साइकिल जल चक्र या वाटर साइकिल द्वारा पूर्ण होता है। तो जल चक्र या वाटर साइकिल आप जानते ही हैं, वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, वर्षण होगा, फिर वाष्पीकरण होगा, तो ये घटना आपकी चलती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोल देते हैं। तो ये स्थिति आपकी बनती है। इस तरह से हम बात करें यहाँ पर इस तरह की स्थिति, ठीक है, ऐसी स्थिति की हम यहाँ पर बात करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये मान लीजिए जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पर पड़ेगा, सनलाइट जब यहाँ पर प्राप्त होगी, सनलाइट जब यहाँ पर इस तरह से प्राप्त होगी, ठीक है, सौर विकिरण जब यहाँ पर प्राप्त होगा, सौर विकिरण, तो यहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जल का यहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से सारा का सारा जल ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा संघनन हो जाएगा, और संघनित होने के बाद में आप देखेंगे यह वाष्पीकरण के कारण इस तरह से ऊपर जाएगा, या यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा, और ये बादल इस तरह से धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, बारिश हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से बरसात हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं संघनन, संघनन। और जब वर्षा हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, वर्षण कहलाएगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर आपकी चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, कंडेंसेशन होगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगा, फिर ये समुद्र में मिल जाएगा। तो ये चक्र आपका चलता रहता है। इसी चक्र के कारण पूरा का पूरा जो है वो जल चक्र के कारण जलवाष्प जो है वो आपका संतुलित रहता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र, जल चक्र कहा जाता है। तो वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण 3 क्रिया इसमें शामिल होती है। तो पहले जल का वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, वर्षण हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसी को बोलते हैं जल चक्र। और इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण जलवाष्प का संतुलन होता है, जलवाष्प का संतुलन, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे वायुमंडल के, हमने बात की यहाँ पर किसके, वायुमंडल के संगठन की। तो संगठन को हमने विस्तार से जान लिया, कौन कौन सी गैसें हैं और इन गैसों के क्या क्या आपके प्रभाव पड़ते हैं और क्या क्या इन गैसों के कार्य हैं। तो यहाँ से हमने डिटेल में जान लिया सारे के सारे संघनन के, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी बनती है। यहाँ पर हमने हीलियम गैस के बारे में जान लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ओजोन गैस के बारे में जान लिया, यहाँ पर हमने ओजोन गैस के बारे में विस्तार से जान लिया, ठीक है, क्या क्या स्थिति बनती है। फिर मीथेन गैस के बारे में भी हमने जान लिया, फिर हमने अक्रिय गैसों के बारे में, और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण गैस है रेडॉन गैस। और रेडॉन गैस के बाद अगर आप देखें तो फिर हमने बात की थी किसकी, जल वाष्प की।
तो जलवाष्प भी ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जलवाष्प क्या होती है, मात्रा कम होती चली जाती है। और जलवाष्प को नियंत्रण कौन करता है, जल चक्र करता है, संतुलित करता है। तो ये जल चक्र की भी बात हमने कर ली, ठीक है। तो ये वायुमंडल का संगठन वाला पार्ट है बच्चों, इसको ठीक ढंग से पढ़ें क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, कथन और कारण भी बनते हैं, और या स्टेटमेंट आपके दे देंगे। 4 कथन आपके दे देते हैं और वहाँ से आपसे पूछ लेते हैं कि वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन कौन से कथन आपके गलत हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था एटमॉस्फेयर से संबंधित, इसको हमने डिस्कस यहाँ पर किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप आराम करिए, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेके चलेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वहाँ भी आपका पूछा जाता है कि वायुमंडल की कौन सी परत है या उसकी कौन सी विशेषताएं हैं या कौन कौन सी घटनाएं उन परतों में आपकी घटती हैं। तो यही बेसिक चीज़ें हमको जान ली हैं। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, थैंक यू।